हेलो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ जैसे आधार की एग्ज़ाम है ऑपरेटर सुपरवाइज़र NSCIT की। उसके अंदर आपको आधार सेंटर लेना है तो आधार की एग्ज़ाम NSCIT को कंप्लीट करना अनिवार्य है और आपको वहाँ पर अच्छे परसेंटेज रहेंगे तो आपको उतने ही जल्दी आपको आधार केंद्र मिलने की चांसेस ज़्यादा रहती है। इसलिए आपको सुपरवाइज़र का सर्टिफिकेट लेना है तो उस हिसाब से आपको पढ़ाई करना ज़रूरी है। तो चलो मैं अभी जो चैप्टर नंबर 2 लेकर आया हूँ आपके सामने कि उसके बारे में जितने भी क्वेश्चन रहते हैं मैं आपके सामने साझा करने वाला हूँ आज। जो भी क्वेश्चन रहेंगे उसके आंसर रहेंगे पूरे हम पूरा वीडियो चैप्टर नंबर 2 के बारे में कंप्लीट करने वाले हैं। देर न करते हुए अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पर मिलता है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति या संस्था एक रजिस्ट्रार बनने के लिए योग्य है? ऑप्शन नंबर ए कोई भी व्यक्ति, ऑप्शन नंबर बी कोई भी केंद्रीय सरकार के अंतर्गत संस्था, मंत्रालय, राज्य, ऑप्शन नंबर सी भारत सरकार का कोई भी नागरिक, ऑप्शन नंबर डी कोई भी व्यक्ति जो एक व्यवसाय चलाने में सक्षम हो। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति या संस्था एक रजिस्ट्रार बनने के लिए योग्य है? कोई भी केंद्रीय सरकारी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होता है। कोई भी केंद्रीय सरकारी के अंतर्गत संस्था, यहाँ पर समझ रहे हो, और मंत्रालय, राज्य, ये बिल्कुल इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 पर मिलता है रजिस्ट्रार एजेंसियों को डैश में नामांकित करके नामांकन कार्यों में उप अनुबंध की अनुमति नहीं देंगे। ऑप्शन नंबर ए सदस्य सचिव, ऑप्शन नंबर बी सेवा प्रदाता, ऑप्शन नंबर सी तीसरे पक्ष के, ऑप्शन नंबर डी प्रेषक। यहाँ पर रजिस्टर एजेंसियों को डैश में नामांकित करके नामांकन कार्यों में उप अनुबंध की अनुमति नहीं देंगे। तीसरे पक्ष के लोग अनुमति नहीं देंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 में मिलता है इनमें से कोई रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र संस्था है? ऑप्शन नंबर ए राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सरकारों, केंद्रीय मंत्रालय और विभागों, उनके अधिक एजेंसियों, ऑप्शन नंबर बी केंद्र या राज्य सरकारों की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों, ऑप्शन नंबर सी में मिलता है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटर सहित विनिमय संस्थाएं, दिए गए सभी। रजिस्ट्रार, यहाँ पर पहले क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। इनमें से कौन रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र संस्था है? यहाँ पर ये जितने भी बता रहे हैं ये सब पात्र में ही मिलने की पूरी संभावना है। इसलिए यहाँ पर जो दिए गए सभी है, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब है। थोड़ा सा ये चैप्टर नंबर 2 थोड़ा डिफिकल्ट रहता है क्योंकि हम इतना ज़्यादा नहीं समझे कि पर्यवेक्षक किसे कहते हैं, सुपरवाइजर को कहते हैं, ऑपरेटर को ऑपरेटर ही कहते हैं, पर पर्यवेक्षक को सुपरवाइजर को पर्यवेक्षक करते हैं। कभी लैंग्वेज ऐसे आए तो समझ लेना, पर्यवेक्षक वर्ड आ गया तो सुपरवाइजर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर मिलता है पंजीयक अपनी वेबसाइटों पर नामांकन और अध्ययन सेवाओं के बारे में पर्याप्त और उचित जानकारी प्रदर्शित करेंगे जिससे डैश के लिए उपलब्ध व्यक्तियों और सेवाओं के संपर्क विवरण शामिल है। ऑप्शन नंबर ए NRI, ऑप्शन नंबर बी अधिकृत व्यक्ति, ऑप्शन नंबर सी निवासी, ऑप्शन नंबर डी प्रेषक। यहाँ पर पंजीयक अपनी वेबसाइट पर नामांकन करने के लिए निवासी, यहाँ पर इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी निवासी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4 पर मिलता है क्वेश्चन नंबर 4 पर यहाँ पर निवासी का होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर मिलता है रजिस्टर प्राधिकरण डैश के प्रयोजन के लिए किसी भी किताब, रिकॉर्ड, दस्तावेज और कंप्यूटर डेटा की जांच के लिए कब्जे वाले परिसर में उचित पहुंच की अनुमति देगा। यहाँ पर लेखा परीक्षा आता है इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1 लेखांकन, ऑप्शन नंबर बी वित्तीय प्रशासन, ऑप्शन नंबर सी लेखा परीक्षा, ऑप्शन नंबर डी अनुपालन। यहाँ पर ये थोड़ा मिस्टेक, मतलब जो भी अपन टाइप करते हो वो थोड़ा लैंग्वेज में और टाइप करने के बाद जब सेव करते हो थोड़ा सा हो जाता है, पर यहाँ पर हमको समझ लेना है अनुपालन है इस तरीके से। और इसका अब जो ऑप्शन, जो भी हम इस क्वेश्चन का जो आंसर है लेखा पालन है, ये बहुत अच्छी तरीके से टाइप में आ गया।
क्वेश्चन नंबर 6 में मिलता है डैश को प्राधिकरण द्वारा नियुक्त या संलग्न किया जा सकता है निवासी नामांकन प्रक्रिया से संबंधित समय समय पर किसी भी कार्य के निवार्य और अपडेट करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए परीक्षण और प्रमाणन एजेंसियों। ऑप्शन नंबर बी अन्य सेवा प्रदाता। ऑप्शन नंबर सी रजिस्ट्रार। ऑप्शन नंबर डी CIDR। यहाँ पर जो इसका पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। डैश को प्राधिकरण द्वारा नियुक्त या संलग्न किया जा सकता है निवासी नामांकन प्रक्रिया से अन्य सेवा प्रदाता। इसका आंसर मिलने वाला है ऑप्शन नंबर बी अन्य सेवा प्रदाता से प्रक्रिया का यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी अन्य सेवा प्रदाता इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7 पर मिलता है प्राधिकरण डैश के नामांकन गतिविधियों को निगरानी करेगा। प्राधिकरण डैश के नामांकन गतिविधियों को निगरानी करेगा। कौन निगरानी करेगा? ऑप्शन नंबर ए रजिस्ट्रार करेगा। ऑप्शन नंबर बी एजेंसियों और ऑपरेटरों को नामांकित करना। ऑप्शन नंबर सी नामांकन के साथ जुड़े पर्यवेक्षक और अन्य कर्मचारी। दिए गए सबके सब बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर 4 दिए गए सबके सब गतिविधियों पर निगरानी करेंगे। ऑप्शन नंबर 4 डी। क्वेश्चन नंबर 8 में मिलता है अधिनियम के तहत किए जा सकने वाले कार्यों की प्रति पूर्वाग्रह के बिना किसी भी सेवा प्रदाता या अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी विनिमय प्रक्रिया मानक दिशा निर्देश या आदेश का उल्लंघन इस तरह के सेवा प्रदाताओं की गतिविधियों को डैश हो सकता है तात्काल निलंबन। ये इसको समझना बेहद जरूरी है। आपको इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले ले या फिर नोट करके रख ले क्योंकि गलत कुछ करेंगे तो तात्काल निलंबन इसके बारे में भी है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी तात्काल निलंबन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9 पर मिलता है प्राधिकरण डैश डैश प्रक्रिया के माध्यम से दाखिला एजेंसियों को सूचीबद्ध होगा। ऑप्शन नंबर ए केंद्रीय पहचान डेटा भंडार। ऑप्शन नंबर बी नामांकन ID। ऑप्शन नंबर सी पैनल के लिए अनुरोध। ऑप्शन नंबर डी नामांकन एजेंसी कोड। यहाँ पर क्वेश्चन को प्राधिकरण एक प्रक्रिया के माध्यम से दाखिला एजेंसी को सूची पैनल के लिए अनुरोध। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10 पर मिलता है अधिनियम के तहत प्राधिकरण की स्थापना से पहले प्राधिकरण द्वारा सूचीबद्ध नामांकन एजेंसियों को अधिनियम के तहत प्राधिकरण द्वारा डैश के रूप में सूचीबद्ध किया गया माना जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर बी सदस्य सचिव। ऑप्शन नंबर सी संस्थाई और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि और ऑप्शन नंबर डी नामांकन एजेंसी। यहाँ पर नामांकन एजेंसी इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 11 पर मिलता है प्राधिकरण एक प्रदान करेगा डैश जिसका उपयोग करके रजिस्ट्रार CIDR के लिए एक पैनल में दाखिला एजेंसी पर बोर्ड कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 बार इस्तेमाल किए जाने वाला पासवर्ड। ऑप्शन नंबर बी विशिष्ट सत्यापन कोड। ऑप्शन नंबर सी नामांकन एजेंसी कोड। ऑप्शन नंबर डी पहचान संख्या। यहाँ पर समझने की बात है कि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन रहते हैं मोस्टली इनका जो भी रहता है नामांकन एजेंसी से रहता है। ये अगर चैप्टर नंबर 2 में मिलेंगे ज्यादातर तो नामांकन एजेंसी से ही जुड़े सवाल रहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही जवाब है नामांकन एजेंसी कोड। क्वेश्चन नंबर 12 पर मिलता है रजिस्ट्रार नामांकन के दौरान एकत्र की गई जानकारी का उपयोग नहीं करेगा अन्य किसी भी प्रयोजन के लिए डैश पर जानकारी अपलोड करने के अलावा। ऑप्शन नंबर 1 CIDR। ऑप्शन नंबर बी UIDI। ऑप्शन नंबर सी CSE ई गवर्नेंस सेवाएं। ऑप्शन नंबर डी RFE। यहाँ पर पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। रजिस्ट्रार नामांकन के दौरान एकत्र की गई जानकारी का उपयोग नहीं करेगा अन्य किसी भी प्रयोजन के लिए CIDR पर जानकारी अपलोड करने के अलावा। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पर CIDR पर अपलोड करने के अलावा कुछ काम वर्क नहीं कर सकेंगे। ऑप्शन नंबर 1 CIDR बिल्कुल सही जवाब है।
क्वेश्चन नंबर 13 पर मिलता है डैश क्षेत्र स्तर निष्पादन निगरानी और लेखा परीक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। ऑप्शन नंबर ए सेवा प्रदाता, ऑप्शन नंबर बी नामांकन एजेंसी, ऑप्शन नंबर सी रजिस्ट्रार, ऑप्शन नंबर 4 पर्यवेक्षक। यहाँ पर स्पेलिंग चेंज हो गए तो ये क्या लिखा हुआ है ऐसा आपको लग रहा होगा, हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। पर्यवेक्षक मतलब सुपरवाइजर है। और यहाँ पर इसका सही जवाब मिलता है, पहले इसे पढ़ लेता हूँ और एक बार। डैश क्षेत्र स्तर निष्पादन निगरानी और लेखा परीक्षा के लिए उत्तरदायी होगा रजिस्ट्रार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 14 पर मिलता है प्राधिकरण द्वारा रजिस्ट्रार नियुक्त किए जाएंगे डैश के माध्यम से देश भर के निवासियों के नामांकन और अध्ययन के लिए, और वह उन संस्थाओं को शामिल कर सकते हैं जो अपने कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के सामान्य पाठ्यक्रम में निवासियों के साथ बातचीत करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सीएससी ई गवर्नेंस सेवाएं, ऑप्शन नंबर बी समझौता ज्ञापन व समझौत, ऑप्शन नंबर सी फील्ड स्तर निष्पादन, ऑप्शन नंबर डी ऑनलाइन मोड। यहाँ ऑप्शन नंबर बी समझौता ज्ञापन या समझौत, ये बिल्कुल इसका सही जवाब है। ऐसे ही आने वाले हैं क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर भी, इसलिए आप इसकी पढ़ाई जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 15 पर मिलता है सेवा प्रदाताओं को अपनी गतिविधियों में मेकर चेकर अवधारण का पालन नामांकन और अद्यतन डेटा की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए करना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर एक। ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 16 पर मिलता है नामांकन एजेंसियों सीआईडीआर को जानकारी अपलोड करने के अलावा अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए नामांकन के दौरान एकत्रित जानकारी का उपयोग कर सकते हैं। नहीं, पहले उनको ही अपलोड करना पड़ेगा, उसके अलावा ये सब कुछ होगा। बिल्कुल गलत जवाब है ये। क्वेश्चन नंबर 17 पर मिलता है रजिस्ट्रार क्षेत्रीय स्तर की जनशक्ति को काम पर रखने लेने की अनुमति दे सकते हैं तीसरे पक्ष के माध्यम से। बिल्कुल सही जवाब है। ये सब तीसरे पक्ष के लोग किसे कहते हैं और रजिस्ट्रार किसे, नामांकन किसे, और ये जो कुछ एजेंसी आई है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा ये पहली बार सुनने में, तो ऐसा कुछ नहीं। आप जैसा इसकी पढ़ाई करेंगे ये सब समझ में आएगा कि ये क्या है क्या नहीं। इतना डिफिकल्ट में भी नहीं आता ये। क्वेश्चन नंबर 18 पर मिलता है प्राधिकरण डैश के माध्यम से नामांकन एजेंसियों को सूचीबद्ध करेगा। ऑप्शन नंबर ए ओपन आरएफई प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर बी प्रेषक, ऑप्शन नंबर सी रजिस्ट्रार, ऑप्शन नंबर डी यूआईडीआई। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि प्राधिकरण डैश के माध्यम से नामांकन एजेंसियों को सूचीबद्ध करेगा। ओपन आरएफई प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 19 पर मिलता है सेवा प्रदाताओं के हितों की रक्षा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगा निवासी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 20 पर मिलता है रजिस्ट्रारों को एजेंसियों को तीसरे पक्षों को नामांकित करके उप अनुबंध नामांकन कार्यों की अनुमति है। गलत, बिल्कुल गलत बात है ये। ऑप्शन नंबर बी गलत बात है। क्वेश्चन नंबर 21 पर मिलता है रजिस्ट्रार सीआईडीआर को जानकारी अपलोड करने के अलावा अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए नामांकन के दौरान एकत्रित जानकारी का उपयोग करेगा। रजिस्ट्रार क्षेत्र स्तर की क्रियान्वयन निगरानी और लेखा परीक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। गलत, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन करने वाले आते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, बस क्वेश्चन को समझ लेंगे तो आप इससे बड़े भी क्वेश्चन संभाल सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 पर मिलता है रजिस्ट्रार क्षेत्र स्तर की क्रियान्वयन निगरानी और लेखा परीक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। बिल्कुल सही बात है, उत्तरदायी होगा ही है। क्वेश्चन नंबर 23 में मिलता है यदि पहचानकर्ता परिचयकर्ता के रूप में काम करने के लिए तैयार है तो उसे आधार नामांकन सक्षम के लिए उद्देश्य से एक परिचयकर्ता होने के लिए डैश करना होगा। ऑप्शन नंबर एक अपने मूल प्रमाण पत्र पीओआई प्रदान करना होगा। ऑप्शन नंबर बी निवासी के साइन नामांकन पत्र, और ऑप्शन नंबर सी एक लिखित सहमति देना होगा। ऑप्शन नंबर डी दिए गए विकल्प में
पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। यदि पहचानकर्ता परिचयकर्ता के रूप में काम करने के लिए तैयार है, तो उसे आधार नामांकन सक्षम करने के उद्देश्य से एक परिचयकर्ता होने के लिए एक लिखित सहमति देना होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही जवाब होता है। एक लिखित सहमति देना होगा। क्वेश्चन नंबर 24 पर मिलता है, इन नियमों को अनुसूची 5 में उल्लिखित सेवा प्रदाताओं के लिए नामांकन एजेंसियां हमेशा डैश का पालन करेगी। आचार संहिता, जो आचार संहिता जिसे हम कहते हैं, उसका पालन करेंगी। ऑप्शन नंबर बी आचार संहिता बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 25 पर मिलता है, प्राधिकरण डैश उपलब्ध करेगा जिसका उपयोग कर रजिस्ट्रार एक सूचीबद्ध नामांकन एजेंसी को CIDR में भेज सकता है। ऑप्शन नंबर ए निवासी का विवरण डाटा, ऑप्शन नंबर बी नामांकन ID, ऑप्शन नंबर सी पैनल के लिए अनुरोध, ऑप्शन नंबर डी नामांकन एजेंसी कोड। यहाँ पर नामांकन एजेंसी कोड इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 4 डी बिल्कुल इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 26 में मिलता है, नामांकन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी कार्य के निर्वहन या जानकारी अपडेट करने के लिए समय समय पर प्राधिकरण द्वारा अन्य सेवा प्रदाताओं को नियुक्त या संलग्न किया जा सकता है। निवासी, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 27 पर मिलता है, परिचयकर्ताओं को एक निवासी के नामांकन का समर्थन करने के लिए आधार क्लाइंट पर अपना बायोमेट्रिक उपलब्ध कराना होगा। बिल्कुल सही बात है, जब कराएंगे उपलब्ध तभी तो होगा ना। ऑप्शन नंबर 1 सही बिल्कुल है। क्वेश्चन नंबर 28 पर मिलता है, निम्न में से कौन सा परिचयकर्ता की तरफ से एक अस्वीकार्य कृत्य है? अस्वीकार्य कृत्य है। ऑप्शन नंबर ए आधार के लिए नामांकन के लिए एक निवासी की मदद करना, ऑप्शन नंबर बी पहचान और निवासी के पते की पुष्टि करना, ऑप्शन नंबर सी आधार ऑपरेटर से निवासी का परिचय, ऑप्शन नंबर डी अपने पिता का प्रतिरूपण करने के लिए निवासी की मदद करना। अपने पिता का प्रतिरूपण करने के लिए निवासी की मदद करना, ये गलत बात है। ऑप्शन नंबर 4 ऐसा नहीं हो सकता है। आप इसको और एक बार पढ़ ले, आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि ये चौथा नंबर ये गलत है, अस्वीकार्य कृत्य है, ऐसा कर नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 29 पर मिलता है, बच्चे के नामांकन के समय निम्न में से क्या अनिवार्य है? माता, ऑप्शन नंबर ए माता पिता का आधार नंबर, ऑप्शन नंबर बी माता पिता के शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र, ऑप्शन नंबर सी बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र पर राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर, ऑप्शन नंबर डी एक परिचयकर्ताओं से परिचय। यहाँ पर क्वेश्चन को समझ लेते हैं, क्योंकि एक बार इसे समझ लेंगे लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। बच्चे के नामांकन के समय निम्न में से क्या अनिवार्य? माता पिता का आधार नंबर, ये बिल्कुल इसका सही जवाब है। जब उनका रहेगा उसके ऊपर बच्चों का बनेगा आधार कार्ड। क्वेश्चन नंबर 30 पर मिलता है, किसका नाम केयर ऑफ जगह में दिया जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए बच्चे का नाम, ऑप्शन नंबर बी कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष और उससे अधिक हो, ऑप्शन नंबर सी माँ का नाम, ऑप्शन नंबर डी परिवार का मुखिया। यहाँ पर ये बच्चों की बात है कि परिवार के मुखिया का नाम यहाँ पर देना चाहिए। केयर ऑफ की जगह पे परिवार का मुखिया का नाम होना जरूरी है। जैसे कि हम आधार कार्ड के पीछे जो मिलता है ना, एड्रेस की जगह पे सन ऑफ, वाइफ ऑफ, केयर ऑफ, ये सब कुछ वहाँ की बात है ये। क्वेश्चन नंबर 31 पर मिलता है, सत्यापनकर्ताओं को सुनिश्चित करना चाहिए कि POA दस्तावेज में अंकित नाम POI दस्तावेज में अंकित नाम के साथ मेल खाता है। तो ये बिल्कुल सही बात है और ये इसका जवाब भी सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 32 पर मिलता है, पहले इसे समझ लेते हैं क्योंकि थोड़ा बड़ा दिख रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा परिचयकर्ता के बारे में सही है? ऑप्शन नंबर ए परिचयकर्ता एक रजिस्टर से जुड़ा हो, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर 2 परिचयकर्ता का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर सी परिचयकर्ता परिवार का मुखिया होना चाहिए।
ऑप्शन नंबर 4 परिचयकर्ता 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 5 परिचयकर्ता केवल पंजीयक के कार्यक्षेत्र में लोगों का परिचय करा सकते हैं। यहाँ पर एक बात को समझना चाहिए। परिचयकर्ता मतलब रजिस्ट्रार से जुड़ा हो ये तो है, उसके पास आधार नंबर रहेगा, रजिस्ट्रार से जुड़ा होगा। आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, नहीं रहना चाहिए। परिचयकर्ता परिवार का मुखिया, ये गलत बात है। मुखिया नहीं रहेगा, उससे छोटा भी रहेगा तो भी चलेगा ना, तो ये यहाँ पर गलत बात लिखा हुआ है। परिचयकर्ता 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए, सही बात है। और पंजीय कार्य क्षेत्र, यहाँ पर इसका ऑप्शन देखते हैं 1 2 4 5 है क्या यहाँ पर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए मिलता है 1 3 और भी 5। ऑप्शन नंबर बी में मिलता है 1 2 4 और 5। ऑप्शन नंबर सी में 2 और 4। ऑप्शन नंबर डी में 2 4 और 5। नहीं, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 2 4 5 होना चाहिए हमको, तो 1 2 4 5 बिल्कुल यहाँ पर मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, एक बार इसे पढ़ ले, क्योंकि ऐसे ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में मिलता है, निम्नलिखित सॉफ्टवेयर में से कौन सा जनसांख्यिकीय या बायोमेट्रिक विवरण का अद्यतन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। क्लाइंट, ऑप्शन नंबर ए क्लाइंट लाइट का अद्यतन, ऑप्शन नंबर बी ईसीएमपी, ऑप्शन नंबर बी सीएलपी, ऑप्शन नंबर बी एपीआई सीएलपी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 34 में मिलता है, एक सीईएलसी ऑपरेटर की प्रमुख जिम्मेदारियां क्या है। ऑप्शन नंबर ए केवल नामांकन या अद्यतन पत्र की जांच करना। ऑप्शन नंबर बी केवल नामांकन या अद्यतन करना। ये सीएलसी ऑपरेटर प्रमुख केवल नामांकन या अद्यतन करना। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 36 में मिलता है, नामांकन या अद्यतन प्रक्रिया के दौरान ऑपरेटर को निम्न में से क्या सुनिश्चित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए नामांकन या अद्यतन पत्र अपलोड कर दिया गया। ऑप्शन नंबर बी समर्थित दस्तावेज और हस्ताक्षर स्लिप अपलोड किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सभी दस्तावेज नामांकन के बाद निवासी को वापस करें। ऑप्शन नंबर डी दिए गए सभी विकल्प। एक मिनट पहले इसे पढ़ लेते हैं। नामांकन या अद्यतन प्रक्रिया के दौरान ऑपरेटर को निम्न में से क्या सुनिश्चित करना चाहिए। नामांकन या अद्यतन पत्र अपलोड कर दिया गया है, और ऑप्शन नंबर 1 2 समर्थित दस्तावेज हस्ताक्षर स्लिप अपलोड कर दिया जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सभी दस्तावेज नामांकन के बाद निवासी को, और ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होता है, क्योंकि यहाँ पर पत्र अपलोड कर दिए गए और उसके सिग्नेचर भी आप अपलोड कर दीजिए, उस तरफ से कुछ डॉक्यूमेंट लिए एड्रेस प्रूफ के लिए, एज प्रूफ के लिए, फिर उसको आपने स्कैन किया और फिर अपलोड कर दिए, तो उसको वहां पर ओरिजिनल रखने की जरूरत क्या है। उसे सभी दस्तावेज नामांकन के बाद निवासी को वापस करें, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर दिए गए सभी विकल्प हो जाते हैं, आपको समझना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 37 पर मिलता है, प्राधिकरण द्वारा निश्चित प्रक्रिया को अनुसार डैश आयु और डैश आयु प्राप्त करने के बाद प्राधिकरण हो बच्चों का बायोमेट्रिक जानकारी अपडेट की जानी चाहिए, जो कि बच्चों के लिए एक अनिवार्य 5 साल 15 साल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि 5 साल हो गए तब 5 साल के बाद जो फिंगर आते हैं तब भी अपडेट करना चाहिए, और जो 15 साल के बाद जो भी होते हैं, अभी तो नया आ गया है, अपन अपडेट करते रहना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन में मिलता है 2 साल 12 साल। ऑप्शन नंबर बी 5 साल 15 साल। ऑप्शन नंबर सी 10 साल 18 साल। ऑप्शन नंबर डी 4 साल 16 साल। ये देखो, ये क्वेश्चन तो 100% आपको एग्जाम के अंदर मिलने ही मिलने वाला है। 5 साल 15 साल याद करके रख लो, बिल्कुल आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 38 पर मिलता है, निम्नलिखित सॉफ्टवेयर में से कौन सा मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी को अद्यतन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए अद्यतन क्लाइंट लाइट। ऑप्शन नंबर बी ईसीएमपी। ऑप्शन नंबर सी सीएलपी। ऑप्शन नंबर डी दिए गए में से कोई नहीं। यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अद्यतन करने के लिए अद्यतन क्लाइंट लाइट एक सॉफ्टवेयर है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है।
क्वेश्चन नंबर 39 पर मिलता है, पहले कौन सा था, पहले देख लेता हूँ यहाँ पर, बराबर 39 पर मिलता है, प्राधिकरण पंजीयों को निवासियों से जनसंख्याकीय जानकारी और बायोमेट्रिक जानकारी अपडेट करने हेतु डैश राशि को प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट राशि से अधिक न हो प्राधिकरण प्रभारित करने के लिए अधिकृत कर सकता है। सुविधा शुल्क मतलब जो उसकी जो रेट रहता है आधार अपडेट का, वो उतना ही सुविधा शुल्क के हिसाब से रेट रहेगा, उसके हिसाब से आप आधार सेंटर में पैसे ले सकते हैं। इसके बारे में कुछ अपडेट है यहाँ पर। डबल आ गया देखो, चलो इसे भी ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये डबल आ गया, निम्न में से एक ऑपरेटर को क्या सुनिश्चित करना चाहिए अपना दिन शुरू करने से पहले। ऑप्शन नंबर ए, सुनिश्चित करें कि सिस्टम पर दिखाई दे रहा दिनांक और समय विद्यमान दिनांक और समय है। मतलब मैं आपको बता दूं, जो आप जो सिस्टम ओपन कर रहे हो, दिनांक और डेट और समय ये अभी का प्रेजेंट का है क्या, ये आप चेक कर ले। और सेकंड नंबर, जीपीएस को कैप्चर करे। और ऑप्शन नंबर 3 में मिलता है, क्षेत्र के सभी निवासी को एसएमएस भेजे। ऑप्शन नंबर 4, सुनिश्चित करें कि स्टेशन लेआउट प्राधिकरण के दिशा निर्देशों के अनुसार है। यहाँ पर इसका तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। पहले देख ले कौन सा है, और फिर जीपीएस को भी कैप्चर, ये बिल्कुल ये तो हमारा वर्क है, करना ही पड़ेगा। पहले डेट और समय देखे, फिर जीपीएस एक्टिव करें। क्षेत्र के सभी निवासी को एसएमएस, ये निवासी को एसएमएस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पूरे सबको बुलाने का कुछ काम ही नहीं, ये अपना काम है ही नहीं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 पर मिलता है, सुनिश्चित करें कि स्टेशन लेआउट प्राधिकरण, हाँ ये बिल्कुल सही बात है। 1 2 4 यहाँ पर मिलेगा क्या, 1 2 3 नहीं, 1 2 1 3 नहीं, 3 और 4 नहीं। और ऑप्शन नंबर डी में प्रथम, मतलब 1 2 3, ये थोड़ा जला गया आए है, मतलब या ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आए कंफ्यूजन वाले, तो पहले उसका स्क्रीनशॉट ले ले, उसे जब आप जब काम से फ्री हो जाएंगे तब इसे देख ले एक बार, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको 100% मिलते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 पर मिलता है, सुकुमार राजपाल ने आपसे आधार के लिए नामांकन करने के लिए अब संपर्क किया है। आप पाते हैं कि उसके संस्थात्मक प्रमाण पत्र जो पीओआई के रूप में प्रस्तुत किया जाता है में सुकुमार राजपाल है, जबकि बिजली का बिल जो पीओए के रूप में प्रस्तुत किया जाता है में राज सुकुमार पाल है। इस मामले में आधार पंजीकरण प्रारूप में उसका कौन सा नाम दर्ज किया जाएगा। थोड़ा गंभीर सवाल है, इसे समझना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर ये आर.एस. पाल, ऑप्शन नंबर बी राजकुमार पाल, ऑप्शन नंबर सी सुकुमार राजपाल, ऑप्शन नंबर डी निवासी द्वारा घोषित। वहां पर पीओ आई भी डॉक्यूमेंट है और पीओ ये भी है, तो जब भी कस्टमर जो भी बोलेगा, जो सुकुमार राजपाल जो बोलेंगे, उन तरफ से निवासी द्वारा घोषित है ना। यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 41 पर मिलता है, एक निवासी बख्तियार राहुल शर्मा ने नामांकन के लिए आपसे संपर्क किया है। निम्न में से कौन सी प्रणाली उसका नाम दर्ज करने के लिए सही रास्ता है। बी आर शर्मा, ऑप्शन नंबर बी राहुल शर्मा, ऑप्शन नंबर सी बख्तियार राहुल शर्मा, ऑप्शन नंबर डी बी आर एस। पूरा नाम तो चाहिए ना, बख्तियार राहुल शर्मा बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी बख्तियार राहुल शर्मा बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 42 में मिलता है, 5 साल से कम उम्र के बच्चों के अलावा नामांकन से गुजरने वाले सभी व्यक्तियों से निम्न में से कौन सी जनसंख्या की जानकारी एकत्र की जाएगी। ऑप्शन नंबर ए, नाम, मोबाइल नंबर, ऊंचाई, नेत्र रंग। ऑप्शन नंबर बी, नाम, लिंग, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र। ऑप्शन नंबर सी, नाम, जन्म, लिंग, जन्म तिथि, आवासीय पता। ऑप्शन नंबर डी, नाम, जगह, ऊंचाई, मोबाइल नंबर। देखो पहले बात को समझ लेते हैं, क्योंकि समझाना काम है।
5 साल से कम उम्र के बच्चों के अलावा नामांकन से गुजरने वाले सभी व्यक्तियों से निम्न में से कौन सी जनसंख्या की जानकारी एकत्र की जाएगी? उसका नाम रहेगा, उसका जन्म तारीख रहेगा, उसका जनरल रहेगा और फिर उसका डेट ऑफ बर्थ रहेगा, आवासीय पता रहेगा। ये ऑप्शन नंबर सी, ये पूरा डिटेल यहाँ पर दी हुई है, आप इसे एक बार देख लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ऐसे ही सवाल आपको कंफ्यूजन वाले मिलते रहते, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 43 में मिलता है, एक ऑपरेटर को हर दिन नामांकन की शुरुआत में जीपीएस निर्देशांक पर कैप्चर करना चाहिए। बिल्कुल वो होगा तभी तो वर्क करेगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 44 में मिलता है, ऑपरेटर को निवासी का मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से लेना चाहिए और उसे पंजीकरण प्रारूप में दर्ज करें। बिल्कुल सही बात, नंबर लेंगे तभी तो आधार कार्ड में लिंक कर सकेंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 45 पर मिलता है, लिंक एक जनसंख्या की जानकारी है जो नामांकन के दौरान प्रदान करना आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है। जनरल क्या है आपका बताना तो पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 46 में मिलता है, नाम एक जनसंख्या की जानकारी जो नामांकन के दौरान प्रदान करना आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर ये। क्वेश्चन नंबर 47 पर मिलता है, निम्नलिखित में कौन एक परिचयकर्ता हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए पंजीयन के कर्मचारी, ऑप्शन नंबर बी परिवार का मुखिया, ऑप्शन नंबर सी कोई भी भारतीय नागरिक, ऑप्शन नंबर डी एक किसान। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक परिचयकर्ता हो सकता है? पंजीयन के कर्मचारी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 48 पर मिलता है, आवासीय पता एक अतिरिक्त जनसंख्या की जानकारी है जो नामांकन के लिए आवश्यक है। उतना जरूरी भी नहीं, गलत बात है। ऑप्शन नंबर बी गलत, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 49 पर मिलता है, परिवार के मुखिया आधारित नामांकन के मामले में परिवार के मुखिया के आधार नंबर को उसके या उसके आधार पत्र के निमित्त सत्यापित किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जब किसी बच्चे का आधार कार्ड बनवा रही हो तो उसके माता पिता, घर का कोई मुखिया जाएगा तो उसका भी आधार कार्ड नंबर वहां पर देना चाहिए। ये फिर सत्यापित होगा कि ये इसका कुछ लगता है मुखिया भी, ऐसा ही पूछ रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 50 पर मिलते हैं, आधार के लिए एक निवासी का नामांकन करने के लिए धर्म और जाति नोट करना अनिवार्य है। उतना भी नहीं है, गलत बात है। अब यहाँ पर तक तो हम 50 तक चले गए, इसके आगे बस थोड़े बचे वाले 30 क्वेश्चन बचे वाले, पूरे 80 या 82 कंप्लीट किए हैं हम, बस उतने ही हैं चैप्टर नंबर 2 में। अभी 52 से 80 तक लेना है, बस थोड़े कम समय में पूरा कवर हो जाएगा। आप वीडियो को देखते रहिए, स्किप ना करते हुए हर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 51 पर मिलता है, परिचयकर्ता आधारित नामांकन के मामले में अतिरिक्त जानकारी के रूप में केवल परिचयकर्ता का नाम आवश्यक है। गलत बात है, पूरी डिटेल चाहिए वहां पर। क्वेश्चन नंबर 52 में मिलता है, परिवार के मुख्य आधारित नामांकन के मामले में संबंधों के विवरण का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है। गलत बात है, आवश्यक है, यहाँ पर उल्लेख करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 53 में मिलता है, परिवार के मुखिया आधारित सत्यापन के मामले में नामांकन अद्यतन फॉर्म में परिवार के मुखिया का विवरण सत्यापित करना अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य है, ऐसे कैसे पूछ रहे हो आप? करना पड़ेगा, ये गलत है। अनिवार्य नहीं है पूछ रहा है तो है यहाँ पर, ये गलत बात है। करना चाहिए घर के मुखिया का। क्वेश्चन नंबर 54 में मिलता है, जब परिवार के नामांकन करवा रहे हो तो परिवार का मुखिया को हमेशा परिवार के सदस्य के साथ जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, जाना चाहिए। घर के मुखिया को वहां पर जाएंगे तो उनके आधार नंबर से उनका सत्यापन होगा ना। क्वेश्चन नंबर 55 पर मिलता है, निम्नलिखित में से कौन परिवार के मुखिया और परिवार के सदस्यों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए किया जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए पीओआर दस्तावेज सत्यापित करे, ऑप्शन नंबर बी परिवार के सदस्यों का साक्षात्कार,
ऑप्शन नंबर सी डीएनए रिपोर्ट के लिए कहे। ऑप्शन नंबर 4 परिवार के पड़ोसियों के साथ सत्यापित करें। इतना सब नहीं चाहिए, पड़ोसी वो बोलेंगे ये इसका घर का बंदा है तो नहीं चलेगा सर। यहाँ पर सिर्फ दस्तावेज कागजात चलते। POR दस्तावेज सत्यापित करे। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 56 में मिलता है निम्नलिखित जानकारी के मद्दों में से कौन सा केवल रिकॉर्ड के लिए एकत्र किया जाता है और कोई सत्यापन नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर ए वयस्कों के मामले में माता पिता के बारे में जानकारी। ऑप्शन नंबर बी शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानकारी। ऑप्शन नंबर सी बच्चों के मामले में पते से संबंधित सूचना। ऑप्शन नंबर डी बच्चे के मामले में माता पिता से संबंधित सूचना। वयस्कों के मामले में माता पिता के बारे में जानकारी। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 57 पर मिलता है उपक्रमों बैंकों सहित कोई भी सेवारत सेवानिवृत्त अधिकारी दोनों में से सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र में डैश के रैंक से नीचे नहीं हो तो प्रमाणक के रूप में तैनात किया जाएगा ग्रुप सी को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही बात है। आपको समझ आएगा ये ग्रुप के बारे में, फ्यूचर में वीडियो मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में मिलता है पर्यवेक्षक ये सुनिश्चित करे कि नामांकन केंद्र के कर्मचारी निर्धारित शुल्क के अलावा कोई अतिरिक्त पैसे के लिए ना कहे। बिल्कुल सही बात है। सुपरवाइजर साहब का ये काम है कि उनके जो ऑपरेटर रहते हैं ये कस्टमर से निर्धारित रूप से ज़्यादा पैसे की कोई मांग ना करे और ना कहे इतने पैसे लगेंगे। जितना डेमोग्राफी और बायोमेट्रिक अपडेट के लिए रहता है उतना ही कंपनी से जो UIDAI से है उतना ही आप चार्ज ले, उससे ज़्यादा ना ले। ये बिल्कुल सही बात है। ऐसे बहुत जगह पर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 59 पर मिलता है ऑपरेटर को ऑपरेटर की भूमिका लेने से पहले निम्न में से क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ये अपनी पढ़ाई को पूरा करे और अपने कार्य काल के दौरान किसी अन्य शिक्षा के संबंधित गतिविधियों में संलग्न न करे। ऑप्शन नंबर बी प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध आधार नामांकन पर अपडेट और प्रमाणिक प्रशिक्षण सामग्री पढ़े। सही बात है। ऑप्शन नंबर सी और जावा सॉफ्टवेयर प्राधिकरणों की प्रशिक्षण हो। दिए गए सभी विकल्प। तो यहाँ पर अगर आपको ऑपरेटर बनना है आधार का, तो आपको आधार की ही बारे में जानकारी लेना चाहिए ना। प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध आधार नामांकन पर अपडेट और प्रमाणिक प्रशिक्षण सामग्री पढ़े। यह बिल्कुल सही बात है, सेकंड नंबर वाला बी। क्वेश्चन नंबर 60 पर मिलता है यदि नामांकनकर्ता द्वारा प्रस्तुत दो दस्तावेजी प्रमाण में एक ही नाम की भिन्नता है तो आप इस मामले में क्या करेंगे। ऑप्शन नंबर ये शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र में दिया हुआ नाम दर्ज करें। ऑप्शन नंबर बी निवासी का पूरा नाम दर्ज करें। ऑप्शन नंबर सी निवासी द्वारा सुझाए गए नाम को दर्ज करें। ऑप्शन नंबर डी POA दस्तावेज में दर्ज नाम को दर्ज करें। यहाँ पर पहले समझना है POA दस्तावेज में दर्ज नाम को दर्ज करें। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर 4। एक निवासी ने आधार नामांकन के लिए आपसे संपर्क किया। POI में निवासी का नाम चंद्र प्रसाद है जबकि POA में यह चंद्रशेखर है। आप इस तरह के मामले में क्या करेंगे। ऑप्शन नंबर ए चंद्र प्रसाद के रूप में नाम दर्ज करें। ऑप्शन नंबर बी चंद्रशेखर के रूप में नाम दर्ज करें। ऑप्शन नंबर सी चंद्रशेखर प्रसाद के रूप में नाम दर्ज करें। ऑप्शन नंबर डी आवेदन स्वीकार करें। यहाँ पर इनके पास दो भी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है। यहाँ पर आवेदन को स्वीकार कर लेना चाहिए और फिर जो बेहतर लगे उसके ऊपर आप नाम जो आवेदन को पहले स्वीकार कर लेना चाहिए इसे। क्वेश्चन नंबर 62 में मिलता है POI के लिए निवासी के नाम युक्त एक दस्तावेज की आवश्यकता है। फोटो। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में क्वेश्चन नंबर 63 में मिलता है निम्नलिखित में से
किसने सत्यापनकर्ता सत्यापन के लिए मना कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए, यदि उसे पता चलता है दस्तावेज में विवरण बदल गए हैं। ऑप्शन नंबर बी, यदि प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी प्रस्तुत किया जाता है तो। ऑप्शन नंबर सी, यदि निवासी पते के प्रमाण के रूप में बिजली का बिल जमा कराते हैं तो। ऑप्शन नंबर डी, दोनों, ए और बी। यहाँ पर समझना चाहिए कि क्या कहे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सत्यापनकर्ता सत्यापन के लिए मना कर सकते हैं? यदि उसे पता चलता है दस्तावेज में विवरण बदले, डॉक्यूमेंट में कुछ ऊंच नीच है, करेक्शन है, तो वहां पर आप मना कर सकते हैं। और ऑप्शन नंबर बी में, यदि प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी प्रस्तुत, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लाने के लिए आप कह रहे हो तो वो डॉक्यूमेंट ला रहे एडिट के तो वो नहीं चलेगा, यहाँ पर ये ऐसे कुछ है। ऑप्शन नंबर डी, ए और बी बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर बिजली का बिल जमा कराते वो वहाँ पर कुछ मायने नहीं रखता। ऑप्शन नंबर डी, ए और बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 64 में मिलता है, निवासी द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित दस्तावेजों में से कौन सा पीओए के रूप में सत्यापन प्रयोजन के लिए स्वीकार्य है? ऑप्शन नंबर ए, मूल शैक्षिक योग्यता दस्तावेज। ऑप्शन नंबर बी, राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित पैन कार्ड की फोटोकॉपी। ऑप्शन नंबर सी, बिजली का बिल जो 3 महीने से अधिक पुराना न हो। ऑप्शन नंबर डी, दिए गए सभी विकल्प। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, बिजली का बिल जो 3 महीने से पुराना न हो, ये बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर वो चलेगा। ऑप्शन नंबर सी, बिजली का बिल का डॉक्यूमेंट। क्वेश्चन नंबर 65 पर मिलता है, निम्नलिखित के बीच कौन अच्छी तरह से सत्यापनकर्ताओं की भूमिका के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर ए, निजी स्कूल के शिक्षक। ऑप्शन नंबर बी, सेवानिवृत्त सहकारी कर्मचारी। ऑप्शन नंबर सी, अच्छी तरह से शिक्षित गृहगणिया। ऑप्शन नंबर डी, सैन्य कर्मचारी। निजी स्कूल के शिक्षक, सेवा सहकारी कर्मचारी। ऑप्शन नंबर, जैसे कि यहाँ पर मांगता ना क्लास 1, वो जो कुछ डॉक्यूमेंट पे जो रहते ना सिग्नेचर स्टैम्प का, वहाँ पर ये सरकारी अधिकारी का स्टैम्प और सिग्नेचर लगता है, वो यहाँ की बात है। क्वेश्चन नंबर 66 में मिलता है, सत्यापनकर्ता कौन है? ऑप्शन नंबर ए, जो पुष्टि करता है कि दी गई बायोमेट्रिक ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, व्यक्ति जो निवासी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज और नामांकन अपडेट फॉर्म की पुष्टि करता है। ऑप्शन नंबर सी, वो व्यक्ति जो यह पुष्टि करता है कि निवासी पहली बार नामांकन करवा रहा है। ऑप्शन नंबर डी, वो व्यक्ति जो सुनिश्चित करता है कि निवासी नामांकन करने से पहले कम से कम स्नातक है। ऑप्शन नंबर बी पे देख लेते एक बार, पहले एक पर देख लेते, जो पुष्टि करता है कि ये इसका कोई मायने नहीं। ऑप्शन नंबर बी, व्यक्ति जो निवासी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज और नामांकन अपडेट फॉर्म की पुष्टि करता है, ये बिल्कुल सही बात है, सत्यापनकर्ता इसे ही कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही जवाब होता है। क्वेश्चन नंबर 67 पर मिलता है, निम्न में से आधार क्लाइंट सॉफ्टवेयर में एक CELC ऑपरेटर जोड़ने के लिए क्या किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेटर के मूल पहचान प्रमाण दस्तावेज ले। ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेटर के हस्ताक्षर ले। ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेटर के बायोमेट्रिक ले। ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेटर के मूल योग्यता प्रमाण पत्र ले। आधार क्लाइंट सॉफ्टवेयर में CLC ऑपरेटर जोड़ने के लिए आधार ऑपरेटर के बायोमेट्रिक ले, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 68 में मिलता है, एक बच्चे का नामांकन करने के लिए निम्न में से क्या उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, CLC टैबलेट। ऑप्शन नंबर बी, कोई भी CLC क्लाइंट के साथ स्थापित डेस्कटॉप कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर सी, कोई भी CLC क्लाइंट के साथ स्थापित लैपटॉप। ऑप्शन नंबर डी, नामांकन फॉर्म। CLC टैबलेट चाहिए यहाँ पर। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 69 पर मिलता है, निम्नलिखित में से किसके पास ऑपरेटरों के ऑनबोर्डिंग को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है? यहाँ पर UIDAI का क्षेत्रीय कार्यालय आता है, क्योंकि ये UIDAI के हाथ में किसका स्वीकार करना और किसका अस्वीकार करना, ये UIDAI के हाथ में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही जवाब होता है। क्वेश्चन नंबर 70 पर मिलता है, आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ताओं के मामले में जो एक
एलसी ऑपरेटर बनना चाहते हैं उसकी न्यूनतम योग्यता क्या किया जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 10वीं पास, ऑप्शन नंबर बी 12वीं पास, ऑप्शन नंबर सी स्नातक, ऑप्शन नंबर वही यहाँ पर 10वीं पास कम से कम होना बहुत जरूरी है, तभी आप ये सब कुछ वर्क कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 78 से 71 पर मिलता है ऑपरेटर को निवासी से कहना चाहिए जो डेटा दर्ज किया जा रहा है उसे जांच ले और उसे बंद करने से पहले निवासी के साथ जनसंख्या के डेटा की समीक्षा करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ऑपरेटर को कहना चाहिए कस्टमर से कि जो भी आपने डिटेल हमें बताई है वो एक बार इसमें देख ले, कहीं गलत है तो उसे करेक्शन किया जाएगा, सही है तो हम इसे सबमिट कर देते हैं। ऑप्शन नंबर ये सही, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 72 पर मिलता है ऑपरेटर को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके बायोमेट्रिक और आइरिस को कैप्चर करते समय निवासी की स्क्रीन बंद हो। गलत बात है, ऐसा थोड़ी है, सब ओपन रखना चाहिए तभी तो ये काम होगा। क्वेश्चन नंबर 73 में मिलता है निवासी के आधार नामांकन या अद्यतन फॉर्म की जांच करते समय एक ऑपरेटर पर्यवेक्षक को निम्न में से क्या सुनिश्चित करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए निवासी के अंगूठों के छाप है, ऑप्शन नंबर बी ऑपरेटर के अंगूठों के छाप है, ऑप्शन नंबर सी सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर है, ऑप्शन नंबर डी परिचयकर्ता या परिवार के मुखिया के हस्ताक्षर है। यहाँ पर सत्यापन होगा तो हस्ताक्षर से अपने सिग्नेचर से होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। आप इसको भी नोट करके रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 74 में मिलता है एक व्यक्ति का ऑपरेटर पर्यवेक्षक की भूमिका के लिए निम्न में से कौन पात्रता मानदंड है? ऑप्शन नंबर ए व्यक्ति की उम्र 18 और 21 साल के बीच होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी व्यक्ति एक स्नातक और स्थानीय होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी व्यक्ति जावा में विशेषज्ञ होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी व्यक्ति को एक परीक्षण और प्रमाणन एजेंसी से ऑपरेटर पर्यवेक्षक प्रमाण पत्र प्राप्त होना चाहिए। यहाँ देखो, यहाँ पर समझना है ऑपरेटर और सुपरवाइजर बनना है ना तो उस तरफ से एक एजेंसी तरफ से सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। जिस सर्टिफिकेट के लिए आप वीडियो देख रहे हो और उसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ उसकी बात चल रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही जवाब होता है। क्वेश्चन नंबर 75 पर मिलता है एक ऑपरेटर पर्यवेक्षक कौन है? ऑप्शन नंबर ए एक व्यक्ति जो नामांकन एजेंसी के कार्यों को संभालता है अर्थात सफाई, बिजली का कनेक्शन इत्यादि, ऑप्शन नंबर बी प्राधिकरण और नामांकन एजेंसी के बीच एक मध्यस्थ, ऑप्शन नंबर सी नामांकन केंद्रों पर नामांकन निष्पादित करने के लिए एक नामांकन एजेंसी द्वारा नियोजित एक व्यक्ति, ऑप्शन नंबर डी एक निवासी जो नामांकन एजेंसी पर आधार के लिए नामांकन करने के लिए आता है। पहले हम समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। एक ऑपरेटर पर्यवेक्षक कौन है? एक ऑपरेटर और सुपरवाइजर कौन है? ऑप्शन नंबर ए एक व्यक्ति जो नामांकन एजेंसी के कार्य को संभालता है अर्थात सफाई, बिजली, सफाई कर्मचारी बिजली का ये देख रहे तो ये ऑपरेटर सुपरवाइजर नहीं हो सकता, ये गलत बात है। ऑप्शन नंबर बी पर देख ले प्राधिकरण और नामांकन एजेंसी के बीच में एक मध्यस्थ, ये बीच में का आदमी ये मध्यस्थ विध्यस्थ यहाँ पर नहीं चलने वाला, ये भी गलत बात है। ऑप्शन नंबर सी पर देख लेते नामांकन केंद्रों पर नामांकन निष्पादित करने के लिए एक नामांकन एजेंसी द्वारा नियोजित एक व्यक्ति। देखो यहाँ पर नामांकन करने के लिए नामांकन एजेंसी द्वारा नियोजित एक व्यक्ति मतलब नामांकन केंद्रों पर नामांकन एजेंसी ने एक पर्सन को वहां पर रखा, उस पर्सन को ऑपरेटर और सुपरवाइजर कहते हैं। ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। क्योंकि ऐसे कैसा वीडियो खत्म होने में बस 5 क्वेश्चन बाकी है, इसलिए मैं थोड़ी डिटेल बता रहा हूँ आपसे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। ऐसे ही आपको खुद समझ कर करना चाहिए क्योंकि ऐसे ही मिलते रहते हैं आपको क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 76 में मिलता है एक पर्यवेक्षक नामांकन केंद्र पर कार्यों की निगरानी और लेखा परीक्षा कराता है। लेखा परीक्षा प्रतिक्रिया पूरी टीम की मदद कैसे करती है? एक पर्यवेक्षक नामांकन केंद्रों पर कार्य की निगरानी में लेखा परीक्षा एग्जाम की पूरी टीम लेता है तो वैसी टीम मदद करेगी। ऑप्शन नंबर ये खराब प्रदर्शन करने वाले ऑपरेटरों को हटाए, ऑप्शन नंबर बी जिन ऑपरेटरों का प्रदर्शन बेंचमार्क तक नहीं है उनके वेतन में कटौती करना, गलत बात है।
ऑप्शन नंबर सी, नामांकन के संचालन और डेटा की गुणवत्ता के सुधार क्षेत्रों को पहचान करें। ऑप्शन नंबर डी, मामले को प्राधिकरण के पास आगे भेजें। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। नामांकन के संचालन और डेटा की गुणवत्ता के सुधार क्षेत्रों की पहचान करें, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब होता है। क्वेश्चन नंबर 77 पर मिलता है, निम्न क्रियाओं में से कौन सा एक परिवेशक को दिन के अंत में करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, उसको फिंगरप्रिंट देकर हस्ताक्षर करें। ऑप्शन नंबर बी, प्राधिकरण को मेल करें। ऑप्शन नंबर सी, दिन भर के नामांकन निवासियों को थोक एसएमएस भेजे। ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेटर से कहे उसका अंगूठा का निशान देकर साइन ऑफ करे, उसको फिंगरप्रिंट देकर हस्ताक्षर करे। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। कैसा होगा मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि 2-3 ही बचे वाले हैं। प्राधिकरण को मेल भेजे, क्या फायदा, अब दिन के अंत में कार्य, दिन भर के नामांकन, जितने भी लोग आपके पास आधार अपडेट के लिए आए सबको एक साथ नंबर के साथ ठोक एसएमएस भेज, क्या जरूरत है ऑपरेटर को, जब आप ही इसका हस्ताक्षर ले रहे तो ऑपरेटर का क्या है। इसलिए ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 78 पर मिलता है, नामांकन डेटा में दर्ज की गई किसी भी त्रुटि के मामले में निम्न में से क्या किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, विवरण को सही ढंग से भरने के लिए निर्देशों का उपयोग करें। ऑप्शन नंबर बी, एक पर्यवेक्षक को सही डेटा की पहचान करने की जरूरत है। ऑप्शन नंबर सी, निवासी को सूचित करें कि सुधार समय सीमा के भीतर नामांकन केंद्र पर आए। और ऑप्शन नंबर डी, निवासी के घर पर जाए और सही जानकारी एकत्रित करें। क्वेश्चन को समझते हैं हम। नामांकन डेटा में दर्ज की गई किसी भी त्रुटि के मामले में अगर किसी को कुछ डॉक्यूमेंट आ गया उसमें कुछ करेक्शन का है, मतलब रॉन्ग डिटेल आ गई, तो त्रुटि के मामले में निम्न में से क्या करना चाहिए, मतलब गलत आ गया, वो कुछ ऑब्जेक्शन में आ गया या फिर रिजेक्ट होने के चांसेस है, तो क्या करना चाहिए। विवरण को सही ढंग से भरने के उपयोग करें। एक पर्यवेक्षक को सही डेटा की पहचान करने की जरूरत है। निवासी को ये सब काम है कि नहीं, अगर कस्टमर का कुछ गलत है तो कस्टमर को आपको बोलना पड़ेगा ना, यहाँ पर है ना इसका ऑप्शन भी, उत्तर भी। तो निवासी को सूचित करें कि सुधार समय सीमा के भीतर, मतलब वर्किंग टाइम के अंदर कस्टमर आए आधार सेंटर पर, नामांकन सेंटर पर, और अपनी जो भी त्रुटि है उसको क्लियर कर कर चले जाए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। ये मैं अपनी इससे नहीं कर रहा हूँ, मतलब ये जो इसके जो एग्जाम के अंदर जो पूछे गए उसके आंसर शीट का ही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 79 पर मिलता है, परिवेशक यह भी सुनिश्चित करता है कि नामांकन स्टेशन प्रत्यक्ष डैश में कम से कम एक बार समाप्तकालीन हो 10 दिन। ऑप्शन नंबर 1 10 दिन, ऑप्शन नंबर बी 15 दिन, ऑप्शन नंबर सी 20 दिन, ऑप्शन नंबर डी महीना। ऑप्शन नंबर ये 10 दिन बिल्कुल सही जवाब है। अब यहाँ पर जितने भी हमने पीडीएफ बनाए थे वो खत्म होते हैं ऐसे मुझे लग रहा है। लास्ट हमने इसी का बना रहे थे तो वो आपके लिए छोड़ा है कि जैसा कि आप आधार की एग्जाम दे रहे हो यानी सीआईटी का, तो उसके अंदर आपको परसेंटेज कितना चाहिए। ये 80 नंबर वाला जो क्वेश्चन रहेगा वो आपके लिए है कि आपको सुपरवाइजर बनना है या ऑपरेटर बनना है। इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कितना परसेंटेज चाहिए। और देखो जितनी ज़्यादा परसेंटेज रहेंगे, याद रखो ये बात, जितने ज़्यादा परसेंटेज रहेंगे उतने जल्दी आपको आधार सेंटर मिलेगा। कैसे मिलेगा बताता हूँ। जब आपको यूआईडीआई में आपका जो सर्टिफिकेट जाएगा और आपको सुपरवाइजर का रहेगा तो आपको प्रधान पहले ही मिलेगा, और अगर ऑपरेटर का रहेगा तो पहले सुपरवाइजर को मिलेगा, फिर वैकेंसी रहे तो ऑपरेटर को मिलेगा। इस तरीके से आप पूरी कोशिश करें कि हमें सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट मिले और हमें आधार के बारे में पूरी जानकारी मिले। ये वीडियो आपके लिए है चैप्टर नंबर 2 का। जो इसके बाद वीडियो आने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कितना परसेंटेज चाहिए और कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसलिए सब्सक्राइब करें कि मेहनत लगती है भाई वीडियो बनाने के लिए, इसलिए सब्सक्राइब करें। और दूसरी बात कि नए अपडेट आते रहते हैं, जैसे कि आधार की एग्जाम है कुछ एक वीडियो में कंप्लीट होने वाली नहीं है। आपने एक वीडियो देख लिया और सुपरवाइजर बन गया ऐसा नहीं, इसके बाद भी वीडियो आने वाले हैं।
आप सब वीडियो को देख लेंगे तो 100% आप सुपरवाइजर उससे सुपरवाइजर बन जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।